हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सिलोगिज्म यानी कि न्याय और निगम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको लगातार देखने को मिलेगा। उसी से रिलेटेड आपका 3-4 और टॉपिक है जो बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेगा। उसमें से एक है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष। जिस तरीके से आप वहां पे देख रहे थे यानी सिलोगिज्म टॉपिक में देख रहे थे कि कुछ कथन और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ निष्कर्ष दिए जाते थे और हमें उन्हीं निष्कर्षों में से यह पता लगाना होता था कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक उसी प्रकार से इस टॉपिक के अंदर भी क्या मिलेगा, आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और उन कथन के आधार पर हमें यह तय करना होता है, यह बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष का जो पता लगाना होता है वह दिए गए कथन के आधार पे। यह बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का होगा तो निष्कर्ष जो है हम लोग किसके आधार पर निकालते हैं, कथन के आधार पर निकालते हैं। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो 100% सही होगा वही निष्कर्ष हमारा सही होगा। जिस निष्कर्ष में हमें थोड़ा सा भी डाउट होगा, 1% भी डाउट होगा, वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कंक्लूजन जो 100% सही होगा वही आपका कंक्लूजन होगा, वही आपका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। आइए बाकी चीजें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद फिर इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, जैसे हम लोग कथन और अवधारणा देखेंगे, कथन और तर्क देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो टॉपिक है वो आपको आगे आने वाला है। बारी बारी से उन सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह सभी का सभी टॉपिक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं रेलवे के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन से। 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है हम लोग एलपी वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी आ जाएंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पे कथन क्या दे रखा है और उसके आधार पे हमें निष्कर्ष क्या निकालना है। पिछला जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे उसमें क्या करना होता था, कथन के हिसाब से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते थे। वहां पे 3 टाइप का कथन मिलता था, कुछ वाला, सभी वाला, कोई नहीं वाला। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कंप्लीट एक स्टेटमेंट होगा, कंप्लीट एक भाषा लिखा होगा और उन भाषा के आधार पे आपको यह बताना है, इन भाषाओं को पढ़ करके कि इन भाषा के आधार पे जो नीचे निष्कर्ष दिया गया है उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। अच्छी तरह से इसको समझना जरूरी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं और आसानी से अपना नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहां देखिएगा कथन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट क्या है। बोला है कि पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ, एक सर्वे हुआ, ठीक है। पेय पदार्थ के आधार पर बोला यह गया है कि 65% लोग चाय पीते हैं, 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी और 5% लोगों ने दूध पसंद किया। यहाँ पे जो है एक सर्वेक्षण किया गया है पेय पदार्थों पे। क्या सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण में यह पता चला है, सर्वे में यह पता चला है कि 65% लोग चाय, 28% लोग कॉफी और 5% लोग जो है वह दूध पीना पसंद करता है, ठीक है। जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया। ऐसा आपका कथन है। अब आइए इस कथन के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ही आपको बताना होता है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या कहता है। पहला निष्कर्ष कहता है कि चाय कॉफी से बेहतर पदार्थ है। अब यह बात जो है आपको मन के अंदर से नहीं सोचना है, ठीक है, बाहरी चीजों से नहीं सोचना है। कहां से देखना है, इस कथन के आधार पर देखना है कि इस कथन के आधार पर क्या यह निष्कर्ष हमारा सही होगा। अगर इस कथन के आधार पर यह निष्कर्ष हमारा सही है तब तो यह सही होगा, और अगर इसके आधार पर यह गलत होगा तो फिर क्या होगा, गलत होगा। तो बोला है चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। अब इसको यहां देखिए, 65% लोग चाय पीता है, 28% लोग कॉफी पीता है। तो आप अगर यहां से अंदाजा लगाइएगा, आप बोलिएगा कि सर चाय पीने वाला कितना है, सर चाय पीने वाला 65% है, और कॉफी पीने वाला कितना है, कॉफी पीने वाला जो है वह आपका 28% है। अब इसके आधार पर अगर आप यह कहिएगा कि चाय पीने वाला जो है चाय कॉफी से बेहतर पदार्थ मतलब बेहतर पेय पदार्थ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। चाय पीने वाला का संख्या कॉफी पीने वाले की संख्या से अधिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चाय पीने वाला का संख्या जो है वो कॉफी वाला से अधिक है, लेकिन इससे यह बात नहीं पता चलता है कि चाय जो है वह कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। गुटखा खाने वाला का संख्या जो है वह दूध पीने वाला से ज्यादा हो सकता है, लेकिन गुटखा जो है वह दूध से बेहतर पेय पदार्थ तो नहीं होगा। क्वालिटी इससे तो डिसाइड नहीं होता है, ज्यादा कंजप्शन हो रहा है उसका, ज्यादा यूज हो रहा है, इससे उसका क्वालिटी निर्धारित नहीं होता है। यहाँ बात किसका किया है, क्वालिटी का, कि चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। यह क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। कितना लोग पीता है यह तो पता है, चाय अधिक लोग पीता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चाय जो है वह कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है।
तो पहला निष्कर्ष जो है वह इस डाटा के आधार पे क्या होगा, गलत होगा। यही चीजें आपको थोड़ा सोचना होता है, थोड़ा समझना होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला क्या बोला है, निष्कर्ष बोला है दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। यहाँ बात संख्या की हो रही है, ऊपर में बात किसका हुआ है, क्वालिटी का, और नीचे में बात किसका हो रहा है, संख्या का, कि दूध के तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो दूध के तुलना में, दूध कितना, 28% लोग कॉफी और 5% लोग, तो 28% लोग कॉफी, तो बोला है दूध के तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं कि दूध कितना पी रहा है, दूध पी रहा है मात्र 5% लोग दूध पीता है, तो दूध के तुलना में कॉफी पीना पसंद कर रहा है, तो हमारा आंसर जो है यह सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष आपका इसके आधार पे सही होगा, तो आंसर क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, विकल्प ए कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यह चीज आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दूसरा सवाल देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार बाजार की विशेषताएं है। इसको हम लोग को जनरली इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। एकाधिकार मतलब कोई एक ही कंपनी का पूरा अधिकार हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी टेलीकम्युनिकेशन में जियो का पूरा एकाधिकार हो चुका है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकाधिकार। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार बाजार की विशेषताएं हैं। पहला क्या बोला है, किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, मतलब कोई एक वस्तु है जिसका उत्पादन करने वाला केवल और केवल एक कंपनी है। दूसरा, कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती है, मतलब कोई जो प्रोडक्ट है उसके तुलना में जो है कोई दूसरा उसके कंपैरिजन में नहीं आ पाता है। तीसरा, किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने और उसी वस्तु को बिक्री करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखो यह दोनों तो नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा जो है वह एकाधिकार बाजार की विशेषता है। क्या है कि किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक, मतलब एक ही उत्पादक होगा तभी तो उसका एकाधिकार होगा। अगर एक से ज्यादा उत्पादक होगा तब तो एकाधिकार नहीं हो पाएगा। और दूसरा, कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं है। इसका विकल्प देने का दूसरा प्रयास कर रहा है लेकिन वह क्या है, कारगर नहीं है। तो यह दोनों चीज जो है वह क्या बनाता है, एकाधिकार बाजार को बनाता है। तो 1 और 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। तो कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा जहां पे थोड़ा बहुत जो है हमें इन कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता होगी। हालांकि इससे घबराने का हम लोगों को जरूरत नहीं है, कॉमन सी चीजें होती है। पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा है आपसे, वह सब चीजें पूछ रहा होता है जो आपको पहले से पता होता है। क्योंकि आपका यहाँ इकोनॉमिक्स का टेस्ट नहीं चल रहा है, किसका चल रहा है, यह आपका जो है कथन और निष्कर्ष का चल रहा है। तो उससे जुड़ा हुआ जो है थोड़ा बहुत चीजें दिया जा सकता है। आगे देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है कथन क्या है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता का प्रतीक है। भारतीय समाज क्या है, अनेकता में एकता। ठीक है, भारतीय समाज के बारे में बोला है कि अनेकता में एकता का यहाँ पे प्रतीक है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है वह एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना सभी त्योहार मनाते हैं, मिलजुल के रखते हैं। यह बोला गया है, अनेकता में एकता का मतलब यह होता है। अब तर्क देख लीजिए क्या है, तर्क क्या है, बोला है भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसका तर्क पहला है कि भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृति अस्मिताओं को लोग गर्व के साथ रहते हैं। भारतीय समाज में क्या है, भारतीय समाज में जो है विभिन्न संस्कृति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समुदाय के लोग जो है वह गर्व के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, रह रहा है। इसी चीज को तो, यही चीज तो भारतीय समाज को अनेकता में एकता का प्रतीक बनाता है। दूसरा, प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है। नहीं, प्रतिभा अगर पलायन कर गया, ठीक है, प्रतिभा अगर यहाँ से चला जाता है तो क्या इससे अनेकता में एकता का प्रतीक होगा, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही। बोला है 2 कथन समर्थन नहीं करता है जबकि 1 कथन समर्थन करता है। 2 जो है वह कथन का समर्थन नहीं करता है, इसका समर्थन कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 जो है इसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो यह क्वेश्चन कथन और तर्क का हो गया। आगे और बहुत सारा क्वेश्चन आपको कथन और तर्क का मिलेगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए कथन क्या है, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अनुपस्थिति यानी कहीं अगर आप उपस्थित नहीं हैं, कहीं दूरियां हैं, तो वह क्या होता है, दिलों में प्रेम को बढ़ाता है, ऐसा कथन में बोला गया है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष एल और एम। निष्कर्ष एल बोला है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। यह बात बिल्कुल सही है। इसके आधार पे अगर कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है तो उस व्यक्ति के मौजूद ना होने पर क्या होता है, उसके प्रति लालसा जो है और अधिक बढ़ जाता है, लगता है कि वो हमारे पास ही होता तो ज्यादा अच्छा होता। और एम क्या कह रहा है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। भाई यह तो नेगेटिव सेंस में चला गया कि रिश्ते को जो है बेहतर बनाने के लिए हमेशा उचित दूरी थोड़ी चाहिए। कभी कभी अनुपस्थित आप हो जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो यह नेगेटिव सेंस में चला गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एल जो है वह आपका अनुपालन करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है,
कथन बोला है, दो कथन यहाँ पे, सॉरी एक कथन दिया गया है, बोला है आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। कथन हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आधुनिक युग में यानी कि मॉडर्न एज में क्या हो रहा है कि विशेषकर गर्मी के समय में, खास तौर से गर्मी के समय में पानी की कमी एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। यह आपका कथन है। अब इस कथन के आधार पर निष्कर्ष देखिए, पहला क्या है, बोला है गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है। क्या पशुओं के संबंध में कुछ भी यहाँ पे बोला है? नहीं बोला है, तो खुद से दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ अगर बोल रहा होता कि गर्मी के समय में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी के कारण जो है पशुओं का मौत हो जाता है ना, ऐसा कुछ बोला होता तब हमारा यह निष्कर्ष इसके सापेक्ष में सही होता। तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, पशु का चर्चा किया नहीं है, किसी भी प्राणी का चर्चा नहीं किया है, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चलते दूसरे निष्कर्ष पे, सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती। क्या ऐसा बोला है? बोला है गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, विशेषकर गर्मी के समय में, यानी गर्मी के समय में विशेष रूप से समस्या होता है, लेकिन ठंडे के दिन में भी इसकी समस्या हो सकती है। तो सर्दी में पानी की कमी नहीं होती है, इसके संबंध में भी कुछ बोल नहीं रखा है कि सर्दी में पानी की कमी नहीं होती है। हाँ, यह बात जरूर बोला है कि विशेषकर गर्मी में समस्या होता है, लेकिन सर्दी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो डाउटफुल है, वह निष्कर्ष हमेशा क्या माना जाता है? गलत। तो यह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वह क्या है? पालन नहीं करता है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। आगे चलिए, अगला कथन देखिए क्या है। बोला है नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है। जो नर्स है वह केवल लंबे पुरुष से शादी करती है और अंकित बहुत लंबा है। दो बात है यहाँ पे, दो कथन है, ध्यान से समझिएगा। पहला कथन है नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है और अंकित बहुत लंबा है। इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। इस दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा। पहली चीज कि नर्स केवल लंबे पुरुष से शादी करती है और अंकित लंबा है, तो अंकित लंबा है, लेकिन अंकित का शादी नर्स के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है यह तो तय नहीं है। तो जो चीज तय नहीं है उसके बारे में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो यही क्या बनता है? यही आइदर का केस बनता है। हम लोग सिलोगिज्म टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से इस बात को सीखे थे। तो यहाँ कंफर्म नहीं है कि अंकित का शादी नर्स के साथ हुआ है, और पहले निष्कर्ष में कह रहा है कि अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी और दूसरा में कह रहा है कि अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। भाई किसी चीज के बारे में एक बार पॉजिटिव बोला गया और उसी के बारे में एक बार नेगेटिव बोला गया, ठीक है, तो यह केस क्या बनता है? केस आपका आइदर का बनता है। क्योंकि देखिए अगर पहला निष्कर्ष हम सही कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम पहला निष्कर्ष सही मान लिए कि अंकित की शादी एक नर्स से हुआ है, तो दूसरा निष्कर्ष है अंकित की शादी नर्स से नहीं हुआ है, यह क्या हो जाएगा? यह आपका गलत हो जाएगा। जब अंकित का शादी नर्स के साथ हुआ है तो जो दूसरा कह रहा है कि नहीं हुआ है वो गलत हो जाएगा। और अगर हम पहला को गलत करते हैं, पहला को हम गलत मान लेते हैं कि भाई अंकित की शादी नर्स के साथ हुआ है, यह बात गलत है, इसका मतलब अंकित की शादी नर्स के साथ नहीं हुआ है, यह बात तो सही हो जाएगा। क्योंकि शादी हुई है, अंकित की शादी नर्स के साथ, अंकित का शादी नर्स के साथ हुआ है, यह बात अगर हम गलत कर देते हैं इसका मतलब नहीं हुआ है, यह बात सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पहला को सही किए तो दूसरा गलत, और पहला को गलत किए तो दूसरा सही हो रहा है। आगे देखिए, दोनों एक साथ सही हो सकता है कि अंकित का शादी नर्स से हुआ है यह बात भी सही, अंकित का शादी नर्स से नहीं हुआ यह बात भी सही। दोनों सही कैसे हो सकता है? या तो नर्स से शादी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होगा, और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकता है। क्यों? शादी हुआ है नर्स के साथ, यह भी गलत, शादी नहीं हुआ है नर्स के साथ, यह भी गलत। दोनों गलत कैसे हो सकता है? अगर हुआ है गलत तो नहीं है वाला क्या हो जाएगा? सही। तो जब भी इस तरह का केस आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइदर, और यहाँ पे हम लोग आंसर क्या करके निकलते हैं? या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जब हमें किसी चीज के बारे में कोई डेफिनेट जानकारी ना हो और एक बार उसके बारे में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो यही आपका केस क्या बनता है? आइदर का बनता है। आइदर यानी कि या का। आगे अगला कथन देखिए क्या है। जिस मरीज को पिछला रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। ध्यान से कथन को समझिएगा। बोला क्या है? जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। अब इस बात से, केवल इस कथन से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला निष्कर्ष देखिए, जीवित रखने के लिए सर्जरी एकमात्र विकल्प था। यह बात बिल्कुल सही है। यह बात कहां से पता चला? यहां से पता चला। कैसे पता चला? इस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया
था वह बच गया होता। कब बच गया होता? यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। मतलब सर्जरी अगर उसकी हो जाती कुछ समय पहले, समय से सर्जरी हो जाती, तो वह मरीज बच जाता। तो इसका मतलब है कि जीवित रखने के लिए सर्जरी एकमात्र विकल्प था। दूसरा देख लीजिए निष्कर्ष क्या है, मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया। अब यह बात जो है इसमें तो डाउटफुल है कि मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया या सर्जरी विलंब से किया गया। हो सकता है कि मरीज को समय से लाया गया हो, उसको सर्जरी करने में बाकी प्रोसेस में समय लग गया हो, ठीक है, तो बाकी प्रोसेस में समय लग गया हो और सर्जरी जो है विलंब से हुआ हो। तो यहाँ पे यह बात स्पष्ट नहीं है कि मरीज को जो है वह विलंब से अस्पताल लाया गया या डॉक्टर विलंब से आया, किसके विलंब के कारण सर्जरी लेट से हुआ, यह चीज आपका यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया, ऐसा कुछ इसमें नहीं बोला गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुपालन करता है। आप यहाँ पे सोचोगे कि सर्जरी अगर समय से आता तो सर्जरी समय से पहले हो जाता, तो हो सकता है ऐसा कि वो समय से आ गया होगा, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा और भी कोई चीज उपलब्ध नहीं होगा जिसकी वजह से सर्जरी उसका समय से नहीं हो पाया होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आगे बढ़िए, अगला कथन देखिए क्या है। बोला है बॉक्स में आभूषण है। बॉक्स में क्या है? आभूषण है, यानी कि ज्वेलरी है, और बॉक्स में सोना है। ज्वेलरी और आगे क्या बोले दूसरा है? बॉक्स में सोना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है, बॉक्स में आभूषण है, बॉक्स में क्या है? आभूषण है, बॉक्स में सोना है। इस बात से निष्कर्ष निकलता है बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है? नहीं, यह तो निष्कर्ष नहीं निकलता है, यह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे लाया है, निश्चित रूप से गलत। तो भाई निश्चित रूप से तो गलत नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से गलत क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी हो सकता है, बॉक्स में आभूषण है, तो आभूषण अगर बोल दिया तो हो सकता है कि इसमें हीरो का हार और अंगूठी हो जाए। तो निश्चित रूप से तो गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ गलत है, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से गलत यह नहीं कह सकते हैं। संभवतः सही या गलत यह हमारा आंसर होगा। हो सकता है कि बॉक्स में हार और अंगूठी हो, क्योंकि आभूषण बोला है तो संभव है कि हार भी हो, हार और अंगूठी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम आंसर क्या चुनेंगे? संभवतः सही या गलत। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन बोला है कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। एक किराएदार जो है अपने पड़ोसी से क्या बोला है? एक रेंटर जो है वह अपने नेबर से बोला है, पड़ोसी से बोला है कि आजकल जो है वह ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला देख लीजिए निष्कर्ष क्या है। मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, यह बात तो सही है। नींद में बाधा हो रही है, इसका मतलब किराएदार क्या है? परेशान है। तो पहला निष्कर्ष सही है इसके आधार पे। दूसरा देखिए क्या बोला है, आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं। क्या यह भी सही होगा? हाँ यह भी सही होगा। यह बात कहां से आप कह सकते हैं? क्या बोला है? बोला है कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है। मतलब आजकल अब क्या हो गया है? ऊंचे भवनों में बहुत सारे मच्छर है। मतलब जनरली क्या होता था? ऊंचे भवनों में मच्छर नहीं होता था। तो आमतौर पर क्या है? ऊंची इमारतों में मच्छर नहीं होते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों अनुसरण करता है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका यहां पे कि राजनेता केवल, कथन क्या है? राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक से सुंदर है। राजनेता जो भी आपका पॉलिटिशियन होता है वह केवल सुंदर लड़कियों से शादी करता है, ऐसा बोला है, और एक्स सुंदर है। अब इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है? एक्स राजनेता से शादी करेगी, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। अब एक्स सुंदर है, ठीक है, तो इसकी शादी राजनेता से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शादी के बारे में तो यहाँ कंफर्म नहीं बोला है कि इसकी शादी राजनेता के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब किसी चीज के बारे में कंफर्म जानकारी ना हो और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बोला जाए तो यही क्या बनता है? यही आइदर का केस बनता है, या वाला। यानी हमारा आंसर होगा या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण कर दो। हो सकता है कि इसकी शादी राजनेता से हो भी जाए या फिर नहीं भी हो सकता है। एक्स सुंदर है, शादी हो भी सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल क्या है?
कथन क्या बोला है? लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। यहाँ पे कथन देख लीजिए क्या है, यहाँ कथन बोला है कि लोगों का क्या शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। अब इससे देख लीजिए, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इससे निष्कर्ष बोल रहा है पहला कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में यात्रा न करें। सरकार को चाहिए कि वे त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। दरअसल यह क्वेश्चन जो है ना, वह कथन और कार्यवाही का है कि क्या कार्यवाही करनी चाहिए। जब भी इस तरह का भाषा मिल जाए ना कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? चाहिए जो वर्ड है वो सजेशन होता है, ठीक है। तो दरअसल हमें यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकालना है, हमें क्या करना है? हमें सलाह देना है कि क्या उचित सलाह होगा। तो दोनों में से जो उचित सलाह होगा वो हमें यहाँ पे चुनना है, जो स्ट्रांग आपका सलाह होगा उसको देखना है। तो देखिए पहला क्या है? लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में यात्रा ना करें। भाई यह तो इसका समाधान नहीं है। त्योहारों के मौसम में ही तो लोग यात्रा करता है, आप बोलोगे त्योहारों के मौसम में यात्रा नहीं करो, यह कैसे संभव है? यात्रा तो लोग करेगा और खूब यात्रा करेगा। सबसे ज्यादा यात्रा आपका त्योहारों के मौसम में ही होता है। दूसरा, सरकार को चाहिए कि वे त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करे। यह बात सही है, यह कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार की तरफ से यह कदम उठाना चाहिए कि वह बसों की व्यवस्था जो है वह ज्यादा से ज्यादा करे, जिससे त्योहार के मौसम में बस का टिकट जो है वो उपलब्ध हो सके, लोग आराम से जा आ सके। तो क्वेश्चन किसका था? कथन और कार्यवाही का। निष्कर्ष जरूर लिखा हुआ है, लेकिन भाषा को देख करके आप पहचानिए कि यह करना चाहिए, इसका मतलब कि क्वेश्चन क्या है? कथन और कार्यवाही का है। तो केवल निष्कर्ष 2, हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी, केवल निष्कर्ष 2 जो है वह आपका अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा गया एलपी टेक के अंदर। अगला कथन बोला है IIM, IIT, IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है। यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि भारत के जो टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उससे निकलने वाले जो छात्र है, जैसे IIM है, IIT है, IISc है, जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है, ऐसा कथन में बोला गया है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन के बराबर भुगतान करना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो भारत सरकार या सरकार जो है वो भुगतान कर देता। तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? सभी देश का जो है वो अर्थव्यवस्था अलग अलग होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, अपने कैपेसिटी के अनुसार ही वेतन का भुगतान करता है, ठीक है। तो यह जो है यह आपका सही यहाँ पे निर्णय नहीं होगा। दूसरा, इन संस्थान के छात्रों को विदेश में जाने से रोक देना चाहिए। आप किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं, सबका अपना अपना मौलिक अधिकार होता है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोनों में से कोई भी कार्यवाही यहाँ पे नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बोला कि भाषा के आधार पर भी आप पकड़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन का है, मतलब हमें यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए। आगे देखिए कथन, यह स्केल पारदर्शी है। कोई एक स्केल दिखा रहा है और उसके बारे में बोला कि यह पारदर्शी है। पारदर्शी है, अब इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है? स्केल शीशे का बना है, स्केल प्लास्टिक का बना है। भाई पारदर्शी पदार्थ तो और भी हो सकता है, शीशा और प्लास्टिक के अलावा भी पारदर्शी पदार्थ है। तो इसका मतलब है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्केल शीशे का है या स्केल प्लास्टिक का है। तो आंसर क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। स्केल पारदर्शी है, शीशे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कोई और मेटल होगा जो पारदर्शी हो सकता है। तो हम सिर्फ इस बात से कि स्केल पारदर्शी, हम यह तो नहीं कह सकते कि यह शीशे का है या प्लास्टिक का है। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है कथन, सबसे पहले पढ़ते हैं। बोला है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, मतलब फालतू का खर्च है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। भाई लोगों का सोचना यह है कि सरकार को कर देना एक बोझ है, ठीक है, सरकार को जो टैक्स पे कर है वह क्या है? एक बोझ है, और यह जो है वह क्या है? अपव्यय है, यानी फालतू का खर्च है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते या स्वयं टैक्स नहीं देते। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ पे देख लीजिए, बोले सरकार को जनता में जागरूक पैदा करनी चाहिए। मामला यहाँ फिर से क्या आ गया? यह करना चाहिए, मतलब कथन और कार्यवाही का है। तो आप उचित कार्यवाही चुनिए कि लोगों का सोचना ऐसा है
तो इसके लिए सरकार का कदम क्या होना चाहिए, दोनों जो दो कथन यहाँ पे दिया है, जो दो कार्यवाही दिया है, इसमें से क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यह बिल्कुल इसके सापेक्ष में कहा गया है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि भाई आप जो टैक्स पे करते हैं उससे देश निर्माण होता है, इसलिए आप टैक्स पे करिए, ठीक है, जागरूकता पैदा करना चाहिए। दूसरा, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके, या क्या होगा, या आपका गलत हो जाएगा। इसके सापेक्ष में सरकार को क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि कर सीधे बढ़ा दे, या तो नेगेटिव चीज हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, विकल्प बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या बोला है, कोई लड़की कूद नहीं सकती और कुछ लड़कियां तैराक है। कोई भी लड़की कूद नहीं सकती है, लड़कियों के बारे में बोला है कि कोई भी जो लड़की है वो कूद नहीं सकती है, और दूसरा कुछ लड़कियां तैराक हैं। आगे देखिए से निष्कर्ष क्या निकलता है? पुरुष तैराक कूद सकता है। भाई पुरुष के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कि पुरुष कूद सकता है कि नहीं कूद सकता है। पुरुष के बारे में क्या जानकारी है यहाँ पे कि पुरुष कूद सकता है कि नहीं कूद सकता है? कुछ भी जानकारी नहीं है। हो सकता है कूद सकता है, हो सकता है कि नहीं भी कूदे। तो जिसके विषय में जानकारी नहीं हो वह पूछा जाए तो हमारा निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसा यहाँ दिया हुआ रहता कि पुरुष जो है वह कूद सकता है, हम इसको सही कर लेते। दूसरा, कुछ तैराक कूद सकते हैं। कुछ तैराक कूद सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है कि तैराक में से कुछ जो है वह कूद सकता है या नहीं कूद सकता है, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? दोनों का दोनों निष्कर्ष आपका गलत है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है बरसात के मौसम में, कथन को हम लोग देख रहे हैं और फिर उस कथन के आधार पर आगे निष्कर्ष निकालना है। बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है। जब भी मौसम आपका बरसात का होता है तो खास तौर से पहाड़ी इलाकों में क्या होता है? बहुत सारे रेल दुर्घटनाएं होती है जो भूस्खलन के कारण होती है। अब निष्कर्ष क्या है? बरसात के मौसम में रेलगाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। देखिए बात यहाँ पे चाहिए हो गया, मतलब हमें क्या बताना है कि क्या करना चाहिए, क्या उचित निर्णय है वही आपको लेना है कि इस दोनों में से कौन सा निर्णय लिया जाए, कौन सा डिसीजन लिया जाए। अगर आपके ऊपर यह कहा जाए कि भाई इस तरह का परिस्थिति आपके सामने है, आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, आपको एक डिसीजन लेना है, तो दोनों में से कौन सा डिसीजन सही होगा? डिसीजन किस सापेक्ष में लेना है कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं जो है वो पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होती है। पहला, बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। क्या यह समाधान है? भाई रेलगाड़ी को अगर आप बंद कर दीजिएगा तो इतना बड़ा जो जनसंख्या है वो कैसे यातायात करेगा? आप देखते होंगे रेलवे स्टेशनों पर कितना ज़्यादा भीड़ होता है। जैसे रेलगाड़ी को आप बंद करिएगा, एक दिन बंद होने पर पूरा कोहराम मच जाता है, मतलब आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको तो चलने ही देना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा। नंबर 2, भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। हाँ यह बात सही है, सावधानी बरतिए, ठीक है, लेकिन ट्रेन को आप बंद नहीं करिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, विकल्प ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन दे रखा है मछलियां पानी में रहती है, ठीक बात है। बाघ जमीन पे रहते हैं और जो भी उभयचर है वह जल और भूमि दोनों पे रहते हैं। उभयचर हम लोग उसी को बोलते हैं जो जल में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, जैसे मेढक है, कछुआ है और भी बहुत सारा प्राणी है। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है कि मछलियां, उभयचर और बाघ एक ही, मछलियां, उभयचर और बाघ एक ही कुल से संबंधित नहीं। यह निष्कर्ष तो इससे नहीं निकलता है। मछलियां पानी में रहती है, बाघ जमीन पर रहता है, उभयचर जल और भूमि दोनों में रहता है। क्या इस बात से यह पता चलता है कि मछली है, उभयचर है और बाघ जो है सब एक ही प्रजाति का है? नहीं, तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, उभयचर और बाघ दोनों जमीन पर रह सकते हैं, यह बात सही है। उभयचर यह जमीन पर रह सकता है और बाघ तो जमीन पर रहता ही है, तो यह वाला सही हो जाएगा। उभयचर और बाघ दोनों जमीन पे रह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो उपयुक्त है, सही है, विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगला सवाल देखिए क्या है। कथन क्या बोला है? एक लड़का अपने मित्र से कहता है सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी है। एक मार्गी सड़क है मतलब वन वे है, मतलब इसमें केवल एक तरफ से जाया जा सकता है, दूसरे तरफ से जो है आया नहीं जा सकता है। एक मार्गी सड़क है, वन वे है, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। बिल्कुल सही बात है। ड्राइविंग की अनुमति किस तरफ है? साइन बोर्ड पे चिन्हित जो तीर का निशान है उसी के आधार पे आपको जो है ड्राइविंग की अनुमति है।
एक मार्गी सड़क होने का मतलब है कि वहां डायरेक्शन दिया गया होगा कि भाई किस तरफ से आपको चलना है। दूसरा, लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, तभी तो वह कह रहा है कि इस चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। मतलब चिन्ह को देख करके पहचान गया, मतलब सड़क के बारे में उसको क्या है, सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, यानी विकल्प ए जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। तो कथन और निष्कर्ष से कुल मिला के इतना क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। इतना क्वेश्चन आपका पर्याप्त है इन चीज़ों को समझने के लिए, सोचने के लिए। आगे जो है इसके जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको आप बना सकते हैं और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है और प्रैक्टिस कर सकें। और इस टाइप का और भी 3-4 टॉपिक है जो बिल्कुल आपका इसी जैसा दिखेगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या देखें, न्याय और निगमन देखें, उसके बाद अभी आप कथन और निष्कर्ष देखें, कथन कार्यवाही है, कथन तर्क है, ठीक है। उसके बाद कथन और अवधारणा आपको मिलेगा। तो ऐसे कई टॉपिक है जो बिल्कुल आपको इससे मिलता जुलता हुआ दिखेगा। तो उन टॉपिक्स को भी हम बारी बारी से लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी एक टॉपिक है जो बिल्कुल इसी के जैसा है, वहाँ भी आपको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। तो उन सभी टॉपिक को हम बारी बारी से लाते रहेंगे, सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम आपको सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, और क्लास के जस्ट बगल में आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करके और आप जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।